नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। बच्चों कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर की। इससे पहले मैं आपके 3 चैप्टरों के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी चैप्टरों को आप मेरे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी बात करेंगे वो कार्बन से जुड़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसको करने से पहले हमें इसका बेसिक समझना होगा, ठीक। और मैं आपके लिए बता दूं, ये चौथा चैप्टर जो है ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको आपके लिए एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से क्लियर मेरे साथ ही साथ चलना और साथ ही साथ क्लियर करना, ठीक है। इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले कुछ हम इसका बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। उस बेसिक्स के बारे में बातें करेंगे। बेसिक्स जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा कार्बन है वो किस प्रकार से हमारे काम करता है, यौगिक वगैरह बनाता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर मैं इसके बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहला बेसिक होगा हमारा, देखो अगर मैं कार्बन के प्रतीक की बात करूं, जो हमारा कार्बन का प्रतीक होता है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। इसको हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं फ्रेंड्स। कार्बन का अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। और यहां पर जब हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो और आगे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है इसकी? 6। मतलब मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। इन दोनों की समझाने की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और आगे अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है इसमें, जो हमारे न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 6, ठीक है। कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपकी कितनी होती है? 6 होती है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि इसका कार्बन का जो प्रतीक होता है इसको हम सी से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे? 6 होंगे। और प्रोटॉन भी यहाँ पर कितने होंगे? 6 होंगे। और न्यूट्रॉनों की बात करें, न्यूट्रॉन भी यहाँ पर कितने होते हैं? हमारे 6 ही होते हैं, ठीक है। अगर इसके मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है इस कार्बन का, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या मैंने आपके लिए कितनी बताई? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बताई? 6। तो टोटल कितने हो गए? 12। यानी परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है कार्बन की? 12 होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसको हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए जो हमारा कार्बन है सी है, ठीक है। जो नीचे की ओर जो हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं नीचे की ओर परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी होती है 6। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ऊपर लिखते हैं हम परमाणु द्रव्यमानों की संख्या, ठीक है। परमाणु द्रव्यमानों की संख्या कितनी आई है? 12 आई है। तो 12 लिखिए, ये क्या हो गई? द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा? 12 होता है। कि यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 6, तो टोटल कितने हो गए? 12। यानी कि इसका कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। और इसके लिखने का तरीका यह है कि कार्बन के नीचे की, हम जो नीचे की साइड में हम जो अंक लिखते हैं
वो होती है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो ऊपर जो अंक लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे परमाणु द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमानों की संख्या। अब अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की, अगर मैं बात करूं कि इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो बोरबरी के नियम से, आप बोरबरी के नियम से देखेंगे बोरबरी के नियम से इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं 2,4, ठीक है। और जो आपका बाहर के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो आया बाहर का, ये क्या होता है, बाह्यतम कोष होता है। क्या होता है, बाह्यतम कोष। और अगर हम उस टेबल के हिसाब से देखें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। फिर से एक बार और देखिए, क्या अगर इसके हम कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का प्रतीक होता है हमारा C, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन देखो हम संख्या देखें, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की अगर संख्या, दोनों की संख्या अगर हमें देखनी हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कितने होंगे, कार्बन के पास 6 होंगे, और प्रोटॉन भी यहाँ पर कार्बन के पास 6 ही होंगे, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें, जैसे हमारे यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान हम किस प्रकार से देखते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है कि आप जोड़ दीजिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो आपका परमाणु यानी कि परमाणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कितना आया है, 12 आया है। लिखने का मैंने तरीका बता दिया, जैसे कार्बन का प्रतीक, हम कार्बन को इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो क्या होता है, इस कार्बन का द्रव्यमान होता है, और नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी हुई 6 और द्रव्यमान की संख्या हो गई आपकी 12। तो आपको अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कार्बन पर द्रव्यमान जो है वो कितना है, 12 है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 6 यानी कि 6 है। और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर हम बात करें, पहले अगर हम बात करें बोरबरी के नियम से, तो होता है हमारा 2,4, ठीक है। और साड़ी जो हमने टेबल बनवाई थी मैंने इसके लिए, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ तक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। जैसे कि हमने अच्छी तरीके से जान लिया कि जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं वो 2,4 बोरबरी के नियम से, साड़ी के हिसाब से 1s2, 2s2 और 2p6 इस प्रकार से होते हैं। मगर कार्बन के यहाँ पर देखे जो मैंने 6 लगाया है बाह्यतम कोष्ठक में, उस कार्बन के हिसाब से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो हमारे परमाणु क्रमांक उसका कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 6। तो यहाँ पर देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए, ठीक है। और यहाँ पी में हम कितने भरेंगे, इसके पास 6, 2 भर देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम जो देखो, अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं कि जो हमारा जो कार्बन है, जो जिस कार्बन की हम बात करते हैं, और आप जानते हैं कि सभी जो हमारे तत्व होते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपना एक अष्टक बनाते हैं। सभी अपना एक अष्टक पूरा करते हैं। उस अष्टक को देखेंगे कि कार्बन, हमारा जो कार्बन है उस अष्टक को किस प्रकार से पूरा करता है या फिर नहीं करता है, इन कंडीशनों के बारे में समझेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, कार्बन का पूर्ण करने के विकल्प, ठीक है, ये लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से जान लिया कि अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूँ, किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूँ, इसके देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन विन्यास बनते हैं इसके 2,4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके परमाणु द्रव्यमान में अगर हम जाएं तो वहाँ पर आपको प्रोटॉन जो है वो आपको 6 देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपको वहाँ पर भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 6 ही देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन के पास प्रोटॉन 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, ठीक है।
और अगर इसको मैं इसके अष्टक की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, बाहर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 4, ठीक है। और इसे अष्टक पूरा करना होगा। अपने आप में प्रत्येक तत्व के जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन विन्यास में हम बाह्यतम कोष को जब देखते हैं तो बाह्यतम कोष अपना एक खुद का क्या बनाता है, अष्टक बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, अष्टक बनाता है, जिसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसका मतलब इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। और हमेशा प्रत्येक तत्व अपने आप में ये कहता है अष्टक बनाने के लिए कि जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हैं या तो वो उनका दान कर दे, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों की उसे आवश्यकता पड़ रही है, जितने इलेक्ट्रॉनों की उसे आवश्यकता है, जरूरत पड़ रही है, उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अष्टक बनाए, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन का अष्टक बनाएंगे, उस अष्टक को बनाने के लिए यहाँ पर आपके लिए 2 कंडीशन है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर मैं पहली कंडीशन की अगर आपसे बात करूं, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर 2 कंडीशन है। यहाँ पर पहली कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कार्बन है, ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ठीक है। जो हमारा कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रोटॉन इसका 6 होता है, और इलेक्ट्रॉन इस पर कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक हमारा 6 है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास किए तो हमने कितने आए, 2,4 आए। और इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। और इसको अष्टक बनाने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन या किसी से ले ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दे, तो अपना अष्टक पूर्ण तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने पहली फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या होगा, अपना अष्टक बनाएगा। और अष्टक किस प्रकार से बनाएगा, जैसे कि हमने इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखे 2,4, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अगर जो किसी से ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, 2,8 बनाएगा, पहली कंडीशन है। अब देखो हमने जाना कि एक कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे हमारे, 6 होंगे, ठीक है। जैसे हैं वैसे ही, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, इसने क्या किया है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी से लिया है, मतलब ग्रहण किया है। और तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले यहाँ पर 6 हैं तो अब कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एक कंडीशन तो आपके लिए ये है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब हमारे पास प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के अंदर, जैसे मान लीजिए कार्बन का एक परमाणु है और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6, और उस परमाणु के बाहर हमारे चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा होगा, अपनी ओर आकर्षित करके रखा होगा, मतलब पकड़ के रखा होगा, मतलब 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचिए, इस चीज़ को दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि जब अगर ये कार्बन क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है 2,8, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से होंगे। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जैसा है वैसा ही रहेगा, मगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बढ़े, 4, 6 तो पहले से ही हैं, 4 और बढ़ गए तो कितने टोटल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब अब हम कहेंगे जो इसका परमाणु है, जो हमारा कार्बन का जो परमाणु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा प्रोटॉन है वो कितना है, 6। अब इस प्रोटॉन को पहले क्या कर रहा था, ये 6 इलेक्ट्रॉनों को संभाल के रख रहा था, पकड़ के रखा था, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन जो है पकड़ के रखा था। अब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो ऊर्जा की, प्रोटॉनों की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा की कमी हो रही है, मतलब इन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना प्रोटॉनों के लिए संभव नहीं है, मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल सकते। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है कार्बन की।
अब हमें समझ में आया इस प्रकार से ये अष्टक नहीं बना सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए ये नियम भी पहला फेल हो जाता है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये दान कर देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक पूर्ण तो पहले से पूर्ण रहेगा इसका, कि हमने देखा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,4 है और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान। और ये पहले से ही 2 जो लिखा हुआ है ये पहले से अपने आप में पूर्ण है, यानी कि पूरी तरीके से अपना अष्टक बना रहा है। मतलब पहले हमारे जो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भरी जाती है वो कितनी भरी जाती है, 2 भरी जाती है। और तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन है, पूरी कक्षक इसकी कोष भरा हुआ है। तो यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉनों को ये कार्बन क्या करेगा, दान कर देगा। और दान करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे कितने, 2, जो कि अपने आप में पूर्ण है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि पूरी कक्षा हमारी भरी हुई है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ से इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन कितने गए, 4 गए। और मैंने आपके लिए बताया यहाँ पर देखो प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगी, 6 प्रोटॉन होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉनों में 4 इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब मैंने कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने रह गए, 2, प्रोटॉन कितने हो गए, 6। तो आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि जैसे मैं इसके परमाणु, यानी परमाणु की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे जो परमाणु होता है जो कार्बन का, इसमें हमारे प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, हमारे प्रोटॉन है यहाँ पर 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। तो आप मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर मान लीजिए देखो मैंने यहाँ से क्या किया है कि 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया, किसी को दे दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो मैं परमाणु से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए जैसे कि प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 6 एक कार्बन के पास, जो कार्बन का परमाणु होता है। ठीक है, अगर इसमें से अगर मान लीजिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, पहली कंडीशन में 6 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊर्जा दे दी और 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। पहली कंडीशन तो ये, यहाँ पर आपको ऊर्जा देनी होगी, ऊर्जा दे करके आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। और मान लीजिए इसमें से यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन का दान कितने का कर रहा है, 4 का कर रहा है। तो बारी बारी से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 4 निकालने। तो जैसे अब 5 हुए, और जैसे अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूंगा तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और रह जाएंगे। इसके अलावा जब 4 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, देखो पहली बात तो ये कि हमने 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, जब हम एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे 5 में से, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, जब जाके आपका 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं और मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं, जैसे और एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, जैसे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ऊर्जा दे दूं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देने पर 1 इलेक्ट्रॉन और निकाले तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर 3। इस प्रकार से अभी आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अभी यहाँ पर कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। मगर दोस्तों मैं आपको समझा दूँ कि पहली कंडीशन में जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था इतनी ऊर्जा दी, दूसरी कंडीशन में फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने इतनी ऊर्जा दी, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो और ज़्यादा ऊर्जा दी, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी, जब जाके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन रह गए इसमें 3। ठीक है, अब अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने की इतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी जो कि उस ऊर्जा को देना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे सकता और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। तो ये वाली कंडीशन इसी वजह से फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी होती है। तो ये कंडीशन हमारी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि पहली कंडीशन में हमने सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी और फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो और उससे ज़्यादा ऊर्जा दी, और जब और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो और इतनी ज़्यादा ऊर्जा दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी हमने। ठीक है, जब जाके हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन निकला और 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करोगे, इससे बाहर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो आप इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते, नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है। तो इसलिए इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते, तो इसलिए ये वाली प्रक्रिया जो है बिल्कुल कैंसिल हो जाती है, मतलब संभव नहीं है, मतलब ये वाली हमारा प्रक्रम जो है फेल हो जाता है, हम इसका भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन का परमाणु जो मैंने बनाया है, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर कम करता हुआ जा रहा हूँ, तो देखो प्रोटॉन तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे पहली कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो 6 प्रोटॉनों ने 5 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, तो प्रोटॉन कैसा होगा, यहाँ पर प्रबल होता जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता चले जाएगा। जैसे और 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 बचे, तो 6 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन साथ रखे हैं। फिर ऐसे ही लास्ट में 6 प्रोटॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन साथ रखे हैं, मतलब दोगुना हो गया। मतलब 6 प्रोटॉन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर आकर्षण होगा, जो आकर्षण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में 6 प्रोटॉन का जब आकर्षण होगा, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पर जब इतना ज़्यादा हमारा आकर्षण मजबूत, यानी कि आकर्षण हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि दुगना हो रहा है, जब वहाँ पर आप और ज़्यादा ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है। और यहाँ पर आगे ये अपना अष्टक जो बनाता है, जो अष्टक बनाने का जो प्रक्रम है वो अलग प्रकार से है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने कार्बन अपना पूरा अष्टक बनाने के लिए ये अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कार्बन है, यहाँ पर हमने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में ये प्रक्रिया हमारी फेल हो गई, इन तरीके से इसका अष्टक नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से ये कार्बन क्या करेगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसके बात करूं कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन हमारा कैसा होता है, कार्बन जो है हमारा अधातु है। क्या है ये, अधातु है, नोट कर लेना। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्या होती है, कार्बन एक अधातु है। और इसके अपर रूप की अगर मैं बात करूं, इसके जो हमारे कार्बन के अपर रूप जो होते हैं, लिख लेना आप, कार्बन के अपर रूप। देखो पहला हो गया हमारा हीरा, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और दूसरा हो गया हमारा ग्रेफाइट, तीसरा हो गया हमारा फ्लोरीन। आपने देखा है ना, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, फ्लोरीन क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, हीरा क्या होता है। हीरे को आप सभी जानते हो, जैसे हम डायमंड, इंग्लिश में हम डायमंड बोलते हैं इसे। ठीक है, चमकीला होता है ये, बहुत ज़्यादा कठोर भी होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, जो लिखने वाली पेंसिल होती है, बच्चों को ज़्यादा दी जाती है, उससे जो हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट, उसके अंदर काला काला जो पदार्थ होता है उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, है ना। और फ्लोरीन के बारे में मैंने इसके स्ट्रक्चर द्वारा मैंने आपको चित्र सहित पहले इस क्लास में समझा चुका हूँ कि फ्लोरीन क्या होता है। तो मैं क्या समझना है, जो कार्बन के हमारे अपर रूप जो होते हैं वो क्या होता है, एक तो होता है हमारा हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने इस प्रक्रिया देखी है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। पहले पॉइंट में हमने जो बात करी, पहली कंडीशन में हमने क्या बोला कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यहाँ पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं करवाता है। मैंने आपके लिए समझा दिया किस प्रकार से, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो रही है, देखो प्रोटॉन जो हमारे हैं वो 6 हैं, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, मगर यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन बनाएगा हमारा 10, और 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना प्रोटॉन के लिए संभव
नहीं है। पहली कंडीशन तो हमारी ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपके लिए मैं बात करूं कि दूसरी कंडीशन में क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दान कर रहा था, ये यहाँ पर दान नहीं कर सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए आकर्षण का विरोध करते हुए यहाँ पर देखिए प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, क्योंकि 4 इसने दान कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा और प्रोटॉन यहाँ पर 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तो वहाँ पर आकर्षण कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। मैंने जैसे कि परमाणु के हिसाब से समझाया, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर समझाया आपको तो किस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ती है इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका क्या विरोध करता है, विरोध का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन का जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका बढ़ता चले जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3 तक तो हमने निकाला, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इतनी ऊर्जा हम नहीं दे पाएंगे, आवश्यकता होगी जो दे पाना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे आज की क्लास में, बस हम आज जो बेसिक है इसी के बारे में हमें बातें करनी थी, जो कि हम अच्छी तरीके से हमने बातें यहाँ पर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट हम जो बातें करेंगे कि जो कार्बन जो है, ठीक है, जिस कार्बन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, चौथा चैप्टर जो चालू हो रहा है आपका, जिस कार्बन की आप जो बातें कर रहे हो वो कार्बन जो अपना अष्टक किस प्रकार से पूरा करता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। फिर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे।